बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पाठ 10 झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ पाठ है। आपको बता दूं कि देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जगाने वाली कवित्रियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग में हुआ था। राजपूत घराने में होने के कारण इनमें पर्दा प्रथा के कारण की शिक्षा दीक्षा बहुत आगे तक नहीं चल पाई और ये छोटी ही उम्र में कविताएं लिखने लगी थी। महादेव वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान साथ साथ इलाहाबाद में एक कमरे में रहकर पढ़ती थी और इनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को हो गई थी। इनकी दो बहुत प्रमुख कविता हैं, जलियांवाला बाग और झांसी की रानी। जब छोटी उम्र में ये कविताएं लिखती थी तो वो महादेवी जी को दिखाती थी या कभी कभी गांधी जी के संपर्क में आ जाती तो उन्हें दिखाती, और नहीं तो ये कविताओं को ऐसे ही छुपा कर रखे रहती थी। कभी कभी महादेव वर्मा के हाथ लग जाती थी तो वे उसे पढ़ने लगती थी। ऐसे ही दोनों लोगों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी। लेकिन मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। कविता के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इस कविता के माध्यम से कवित्री लक्ष्मीबाई के जीवन, दिनचर्या, शौक, बहादुरी, कार्य, शौर्य, देश प्रेम की भावना और बलिदान की चर्चा उन्होंने की है। इसके अतिरिक्त इसमें कवित्री रानी लक्ष्मीबाई का वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम में किए गए योगदान का भी वर्णन है। जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आरंभ हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उनके सिंहासन हिल उठे, राजवंश अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। सभी राजवंशों ने एक होकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला कर लिया। झांसी की रानी ने बचपन से ही तीर कमान तलवार चलाना सीखा था। विवाह के कुछ दिन बाद उनके पति का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान न थी, जिसे देखकर लॉर्ड डलहौजी को लगा कि ये राज्य हड़प करने का अच्छा अवसर है, तो उसने झांसी को अपने अधिकार में लेने के लिए फौज भेज दी। अंग्रेज जो व्यापार करने की नीयत से आए थे, धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में अपना अधिकार कर लिया। अतः राजवंश अंग्रेजों का पर क्रुद्ध हो गए। गुलामी की वजह से जर्जर और कमज़ोर भारत में भी अंत में ये निर्णय ले लिया गया कि उनमें भी एक जोश आ गया कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य जो है एक साथ मिलकर बदला लेंगे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है। इसके लिए अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। वर्ष 1857 में उनकी ये पुरानी जो तलवार, जो हिम्मत थी, फिर अचानक चमक उठी और झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की तरह लड़ी। उनकी यह लड़ाई हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुख से सुनी है। वहाँ का बच्चा बच्चा ये गीत गाता है कि हर बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष के भांति लड़ी। लेफ्टिनेंट वॉकर को भी उन्होंने परास्त कर दिया
100 मील की दूरी पार करके वे कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थक कर गिर गया। यमुना के किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया, ग्वालियर को अपने अधिकार में लिया। फिर अंग्रेज से अपनी सेना लेकर फिर आधम के, अंग्रेज सैनिक जो थे अपनी सेना लेकर फिर आधम के। इस बार रानी ने अपनी सखियों में सभी को लेकर खूब मारकाट मचाई थी। जनरल स्मिथ को भी परास्त किया, लेकिन तभी ह्यूरोज ने पीछे से आकर रानी को घेर लिया। फिर भी वहां से वो निकलने में सफल हो गई, लेकिन अचानक रास्ते में एक नाला आ गया। घोड़ा बिल्कुल नया था, हिचकिचा गया, पार नहीं कर पाया। और तभी उसी समय पीछे से अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक मुकाबला करती? घायल होकर वे गिर पड़ी, स्वर्ग सिधार गई। और अभी उस समय उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। इतिहास में अमर हो गई। उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और स्वतंत्रता की प्रतीक बन गई, कड़ी बन गई। उन्हें भारत हमेशा याद करता रहेगा। तो झांसी की रानी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने यही बताया है कि अंग्रेजों का एकजुट होकर सामना करने के लिए अचानक राजवंशों ने अपनी भौहें तान ली थी। तो मैं कविता को पढ़ती हूँ और फिर आपको इसका भावार्थ बताती हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब अंग्रेजों के अत्याचार से लोग बिल्कुल ऊब चुके थे। राजवंशों ने ये निर्णय कर लिया था कि हमें अंग्रेजों का सामना अब करना होगा। तो उन्होंने अपनी भौहें भ्रिकुटी तानी थी, यानी अपनी भौहों को बिल्कुल विरुद्ध कर लिया था, क्रोध में आ गए थे। और ऐसा लग रहा था जिस भारत को लोग ये समझते थे कि अब ये भारत कभी सर नहीं उठाएगा, उसमें भी एक जोश आ गया। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो भारत में जैसे लगता था राजवंशों के एकजुट होते ही जैसे भारत में एक नया जोश आ गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होकर ललकार करने का एक जोश आ गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जिस आज़ादी को खो चुके थे, जिस आज़ादी को सारे प्राप्त तो करना चाहते थे लेकिन उनके हाथों से छिन गई थी, अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे, उसकी कीमत उन्हें समझ में आ गई थी कि वास्तव में किस तरह से अपनी आज़ादी की कीमत जो है उसे लौटाना है। उन्होंने पहचान ली थी कि वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर हम सब एकजुट होकर के इस कार्य को करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और सारे राजवंश एक साथ मिलकर ये ठान लिए थे कि अब फिरंगियों को, अंग्रेजों को यहाँ से बिल्कुल दूर भगा देंगे, आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे इनकी गुलामी की जंजीरों से। तो उन्होंने ये ठान लिया था कि अब अंग्रेजों के चंगुल से हमें मुक्त होना ही है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उन्होंने कहा चमक उठी सन 1857 में जिस तलवार को अंग्रेज समझते थे कि पुरानी हो चुकी है, उस तलवार की चमक भी 1857 की लड़ाई में दिखाई पड़ी। और बुंदेलहर बोलों के, बुंदेलखंड के रहने वाले बच्चे बच्चे के मुख से ये कहानी सुनी जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दाना वेश धारण करके युद्ध में लड़ने वाली जो रानी थी वो झांसी की रानी थी, जिसने पुरुषों के बीच रहकर अपने स्त्री होते भी अपने पुरुषत्व का परिचय दिया था। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे के मुख से ये कहानी सुनने को मिलती है कि मर्दाने वेश में लड़ने वाली, मर्दों के साथ मर्द की भांति वीरता से लड़ने वाली जो स्त्री थी वो बहुत वीर थी और झांसी की रानी थी। बुंदेलखंड की हर कथा में इसका वर्णन होता है और बुंदेलखंड के वासियों के मुख से ये सुनने को मिलता है। तो अब प्रश्न एक उठता है कि भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। यहाँ आया ना, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो भारत को बूढ़ा कहने की क्या वजह है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारत को बूढ़ा कहने की वजह ये है कि भारत शक्तिहीन होता जा रहा था। उसे ये लग रहा था कि अब हम अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम इनका सामना कर सकें। लेकिन जब राजवंशों ने मिलकर ये तय कर लिया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो बूढ़े भारत को भी एक युवा अवस्था की तरह जोश आ गया। उसने भी ये सोचा कि कुछ भी हो हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। इसीलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। एक प्रश्न और बन सकता है कि राजवंशों ने भ्रिकुटी क्यों तानी थी। भ्रिकुटी मतलब होता है भाव, भाव ताना मतलब क्रोध दिखाना। तो अंग्रेजों ने राजवंशों के राज्यों को अपने अधिकार में एक एक करके मिलाते जा रहे थे। उनकी नीतियों से राजवंश में एक असंतोष की भावना फैलने लगी थी। सारे क्रोध से भड़क रहे थे। इसीलिए राजवंशों ने मिलकर आक्रमण करने की ठान ली थी। इसीलिए कहा है कि राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, यानी भावों को क्रोधित करके उन्होंने बदला लेने के लिए, अंग्रेजों का सामना करने के लिए मिलकर तय कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। फिर से पढ़ती हूँ। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जो परिचय है वो दिया है कवित्री ने कि कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी। तो लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब के मुंह बोली बहन थी, जिनके बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वो बचपन में नाना के साथ ही रहती थी, पढ़ती थी, खेलती थी। उसे हथियारों से खेलना बहुत पसंद था। बर्छी ढाल कृपाण और कटारी को ही वो अपनी सहेली बना के रखती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, यानी इन्हीं से उसकी दोस्ती थी। खाली समय में वो इन्हीं का अभ्यास करती और अंत में मर्दों के बीच रहकर वीरता से मर्दानी बनकर युद्ध की। उसने बचपन से ही शिवाजी की वीरता की गाथाएं पढ़ी थी, कहानियां उसे याद थी।
तो उसके अंदर भी एक वीरता का जोश भरा था, जिसका वर्णन बुंदेलखंड के जन जन लोगों के मुंह से सुना जाता है कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह बहादुरी से जीने वाली, मर्दाने वेश में लड़ने वाली मर्दानी थी। तो मर्दानी शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है, यानी स्त्री होते हुए भी जो अपने स्वभाव से पुरुषों के समान, मर्दों के समान वीर हो, मर्दानी का भाव रखता हो, तो उसे मर्दानी कह सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी नाना साहब की बोली बहन छबीली का परिचय कराया कि लक्ष्मीबाई जो अपने पिता की अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी, अकेली संतान थी। और वो क्या करती थी, नाना के संगी रह कर पढ़ती थी, नाना के संगी खेलती थी। और खेलती किसके साथ थी? बर्छी ढाल कृपाण कटाली, उनकी यही सहेली थी। बर्छी ढाल कृपाण और कटारी से ही उन्होंने दोस्ती की थी। और शिवाजी की गाथाएं तो उन्हें मुँह जबानी याद थी। तो बुंदेलखंड के जन जन लोगों के बीच रानी लक्ष्मीबाई की गाथा बड़ी आसानी से सुनी जाती है, बड़ी आसानी से वहाँ के जन जन, वहाँ के बच्चे बच्चे के मुख से ये सुनने को मिलता है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। अब तीसरे अनुच्छेद पे आती हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के धार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब उन्होंने कहा कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। अब लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर लेखिका ने, यहाँ पर रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है कि उन्हें दुर्गा का अवतार दें या लक्ष्मी का अवतार दें। स्त्री होकर भी जिसके अंदर इतनी वीरता भरी हो, वो तो साक्षात दुर्गा हो गई, वीरता की साक्षात मूर्ति। तो लेखिका ने कहा कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। वो लक्ष्मी स्वरूपा थी या दुर्गा स्वरूपा थी, लेकिन कुछ भी हो, साक्षात वीरता की वो अवतार मूर्ति होकर अवतरित हुई थी धरती पर। धरती पर उन्होंने वीरता रूपी मूर्ति के रूप में अपना जन्म पाया था। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। और मराठे जो थे पुलकित होते, यानी प्रसन्नचित हो जाते उनकी तलवारों से किए गए एक एक वार को देखकर, जैसे उनकी अंदर तक उनको प्रसन्नता मिल जाती। फिर उनका खेल क्या था? नकली युद्ध बनाती थी, व्यूह की रचना करती थी और शिकार खेलती थी। आजकल के बच्चों को इस तरह के खेलों का कोई मतलब नहीं है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने तो अपने जीवन का खेल ही बना दिया था। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध की रचना करती थी, उसमें वो जीतने की कोशिश करती थी, व्यूह बनाती थी, भेदती थी उसको और शिकार खेलती थी। तो इस तरह की जो चीजें थी उसका वो उनके प्रिय खिलवाड़ थे। इन्हीं चीजों से वो खेलती थी, उनके लिए सबसे प्रिय थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। अब इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी, जिनको वो सदैव अपने हृदय में वास करके चलती थी। तो हमेशा ही उनकी आराध्य देवी भवानी थी, जिसकी वीरता को वो अपने हृदय में उतार के युद्ध में उतरती थी। तो कवित्री ने कहा कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
तो बुंदेलखंड के जन जन के मुख से रानी लक्ष्मीबाई की कथाएं वहां सुनी जाती हैं। वो गीतों की तरह गाते हैं, वो गीतों की तरह सुनाते हैं। तो वहां के जन जन और बच्चे बच्चे को ये गीत, लक्ष्मीबाई की कहानी, ये गीत याद था। फिर आगे कहते हैं, ये तीसरा कंप्लीट हो गया है, मैं चौथे की ओर बढ़ रही हूं। चौथा अब आपको समझाऊं। तीसरे तक में मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अभी तो मैं चौथे पे आ रही हूं, आगे बढ़ती हूं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। वैभव शब्द का मतलब होता है बच्चों धन संपत्ति। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता का विवाह वैभव के साथ हुआ है। वैभव यानी रानी बन करके लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी आ गई। झांसी के राजा गंगाधर राव से के साथ इनकी सगाई हो गई, विवाह हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति लक्ष्मी धन दौलत बन करके राजा गंगाधर राव के साथ झांसी आ गई हो। विवाह हो गया, झांसी आ गई। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह होते ही गंगाधर राव की रानी बन करके, राजा की रानी बनकर वो झांसी आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में विवाह के अवसर पर वैसे ही गीत संगीत और नृत्य होते हैं, तो विवाह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर स्त्री राजा गंगाधर राव की पत्नी बन करके अगर झांसी आ गई तो उससे अधिक खुशी का अवसर क्या हो सकता है। तो वहां बधाइयां बजने लगी, गीत संगीत होने लगे। तो सब कुछ वहां राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में गीत संगीत का आयोजन होने लगा, खुशियां मनाई जाने लगी। चारों ओर झांसी जैसे खुशी से झूम रही थी, सारी झांसी में जैसे उत्सव मनाया जा रहा था। सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी आई झांसी में। तो इन्होंने कहा, सुबह कहते हैं अच्छे वीर को, अच्छे जैसे लग रहा था कि सुबह बुंदेलों की, बुंदेलखंड के अच्छे अच्छे वीरों की यश कहानी, बिरुदावली सी यश की कहानी, उनकी यश गाथा जैसे झांसी में साक्षात स्वरूप धारण करके उतर आई हो। यानी वीरता की प्रतिमूर्ति बन करके जब झांसी लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो लगता था जैसे कि वहां के बुंदेलखंड के वीर जो थे उनकी यश की कहानी साक्षात स्वरूप धारण करके झांसी में आ गई हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। अब तुलना की गई है राजा गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की के विवाह की, कि ऐसा लगता था जैसे अर्जुन के साथ चित्रा और शिव के साथ भवानी आके इकट्ठा हो गई हो। तो शिव पार्वती, भवानी मतलब पार्वती। तो कहा कि ये स्वरूप था वहां, साक्षात वीरता और वैभव का विवाह हुआ था। वीरता की प्रतिमूर्ति थी रानी लक्ष्मीबाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे शिव को भवानी मिल गई हो। ऐसा खुशी का अवसर झांसी में छा गया था। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन्होंने कहा, हर अपने पंक्ति के बाद उन्होंने इस बात को दोहराई है। तो एक बार अगर मैंने बता दिया तो संभवतः आपको
वही चीज़ मुझे बार बार बतानी है, आप तो जान ही गए होंगे, फिर भी ये समझ लीजिए कि झांसी की रानी की गाथा बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे के मुख से सुनी जा सकती है। इसीलिए कवित्री ने अपने हर पैराग्राफ अनुच्छेद के बाद उन्होंने इस पंक्ति को दोहराया है, यानी वीरता के जोश को भरने के लिए उन्होंने इस पंक्ति को हर अनुच्छेद के बाद जोड़ दिया है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी वेश में लड़ने वाली जो रानी थी वो कौन थी? झांसी की रानी थी, जो साक्षात वीरता की प्रतिमूर्ति थी। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की बात बताई कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ और वो लक्ष्मीबाई कम उम्र में विवाह हो गया था। यद्यपि ये कहना चाहिए कि 23 वर्ष की उम्र में तो उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और उतनी ही वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी उस कम उम्र में भी रानी लक्ष्मीबाई। तभी तो उनकी गाथा बुंदेलखंड के हर एक बच्चे के जुबान पर होती है, गाते हैं लोग। तो ये कहा है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। चौथा हो गया, अब पांचवें पर आती हूँ। पांचवा मैं आपको पढ़ाती हूँ। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब उदित हुआ सौभाग्य, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हो गया था। रानी बनके राजा गंगाधर राव की महल में वो पधारी थी। महल में चारों ओर प्रसन्नता, मुदित मतलब प्रसन्नता, चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ रही थी। महलों में जैसे लगता था एक नया उजाला आ गया है, नया जोश वहाँ के लोगों में दिखाई पड़ता था। तो चारों ओर खुशियाँ छा गई थी, लेकिन भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। तो देखिए दुर्भाग्य कैसे रानी लक्ष्मीबाई के आगे आगे चल रहा था, उसका वर्णन किया है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन काल की गति को कोई नहीं रोक सकता और धीरे धीरे रानी लक्ष्मीबाई के सौभाग्य पे काली घटा, काला बादल जैसे घेर लेता हो, दुर्भाग्य का समय आ जाता हो, धीरे धीरे वो आ गया। तीर चलाने वाले में कर में उसे चूड़ियां कब भाई। वैसे भी रानी बचपन से ही बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, तो उसे अपनी बाहों में चूड़ियां पहनना नहीं पसंद था कि वो स्त्री बनकर बैठी रहे। तो वो पुरुषों की भांति रहती थी और पुरुषों की तरह वीरता से कार्य करती थी, तो उन्हें चूड़ियां नहीं अच्छी लगती थी। उन्हें चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आई। इतनी कम उम्र में ही रानी जो रहती हैं विधवा हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और उस समय तक राजा गंगाधर राव को कोई संतान नहीं हुई थी। तो निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। राजा निसंतान उनकी थी, तभी उनकी मृत्यु हो गई और रानी के शोक का वर्णन करने योग्य नहीं है। अर्थात रानी अथाह शोक सागर में, अथाह शोक के बड़े सागर में डूब गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जीवन में अब उभरने का कोई रास्ता उन्हें नहीं मिलेगा। रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री ने कहा कि बुंदेलखंड के प्रत्येक बच्चे के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की यश गाथा आज भी सुनने को मिलती है, आज भी सुनने को मिलती है। वहाँ का बच्चा बच्चा जैसे इस गीत को अपनी जुबान पर रटता है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी कि झांसी की रानी थी वो, जो मर्दाने वेश में मर्दानों की तरह वीर पुरुषों के बीच उतरकर युद्ध करती थी। तो ये है रानी झांसी की का वर्णन, जिसमें मैंने आपको यहाँ 5 तक की भावार्थ को पुनः पढ़ा दिया है। इसके बाद का जो आगे का अंश है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक आप इसको दोहराइए, कोई कठिनाई हो तो पूछिएगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।